आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 की। इससे पहले हमने 11.2 तक डिस्कस कर लिया था और हम 11.3 की बात करेंगे। तो 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में है मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर नो वेरिएबल्स कैन यू फ्रॉम देयर 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should not more than once. ओनली यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 नंबर है 5, 7 एंड 8। इनसे मिला के हम पे इन तीनों नंबरों से मिला के हमें ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं, ठीक है, जिनके अंदर वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए, केवल नंबर्स होने चाहिए। और इसके अंदर हम किस किस चीज का यूज करेंगे? इसके अंदर हम यूज करेंगे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का एंड डिवाइड का। और इन्होंने ये भी कहा है कि एक नंबर एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के एक्सप्रेशन कौन कौन से होंगे। एक दो मैं बना देता हूँ, बाकी आप उनको खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे आंसर में जैसे 5 + 7 और हमें कहा मल्टीप्लाई बाई 8। एक ये हो गया, दो को ऐड कर दिया, एक को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 7 + 8 कर दीजिए, या 5 + 8 -7 कर दीजिए, या आप कर सकते हैं 8 ÷ 7 + 5 कर सकते हैं। ठीक है, या 8 × 7 -5 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमें कि उसके अंदर एल्जेब्रिक टर्म नहीं आने चाहिए, यानी अल्फाबेट्स नहीं आने चाहिए। और किन का यूज होना चाहिए? केवल इन 4 ऑपरेशन का। और दूसरी कंडीशन एक और है कि इसमें एक से ज्यादा नंबर रिपीट नहीं हो। एक से ज्यादा नंबर रिपीट का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 + 7, यानी 5 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ठीक है ना, तो ये चीज हम नहीं कर सकते। केवल हम क्या करेंगे, एक नंबर को हमें एक बार लिखना है और कोई भी इनमें से हमें ऑपरेशन का यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताना है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, यानी ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिनमें केवल नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है y + 3, क्या इसके अंदर खाली नंबर्स हैं? नहीं, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल भी है, तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए तो इसमें आप क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट है इसका 7 × 20 - 8z, 7 × 20 - 8z। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो डिजिट्स है यानी नंबर्स है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है? वेरिएबल भी आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है केवल कि ऐसे कौन कौन से हमारे एक्सप्रेशन है जिसमें केवल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो केवल सी पार्ट ऐसा है और डी पार्ट ऐसा है जिसके अंदर केवल नंबर आ रहे हैं। बाकी सभी के अंदर क्या आ रहे हैं? नंबरों के साथ हमारे वेरिएबल भी आ रहे हैं। तो इसका केवल सी और डी में यस आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्मिंग the following expression and tell how the expression have been formed। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है कि जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें किसके अंदर एडिशन है, किसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, किसमें मल्टीप्लिकेशन और किसमें डिवीजन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट लेता हूं। फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका कि y + 1 z + 1 z - 1 y + 17
एंड वाई माइनस 17। अब इसके अंदर हमें बताना है किसके अंदर एडिशन है, किसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, किसके अंदर डिवीजन। तो देखिए इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन यूज हो रहा है। यहाँ क्या यूज हो रहा है, एडिशन यूज हो रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो आप कैसे लिखेंगे, z+7 के अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, एडिशन। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, z+7 के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन यूज हो रहा है। ठीक है। z-1 के अंदर क्या लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, z क्लियर। इसके बाद y+17 के अंदर क्या यूज हो रहा है, अगेन एडिशन यूज हो रहा है। ठीक है। एंड y-17 के अंदर क्या यूज हो रहा है, y-17 के अंदर सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, किसके अंदर एडिशन है, किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और किसके अंदर डिवीजन है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं एक पार्ट और बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है कि 17y y/17 एंड 5z 17y y/17 एंड 5z। इसके अंदर हमें बताना है कि किसके अंदर एडिशन है, किसके अंदर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम 17y की बात करते हैं। तो देखिए 17y का क्या मतलब है, 17y का मतलब है 17 इंटू वाई। तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है हमारे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। इसी तरीके से y/17 में क्या यूज हो रहा है, डिवीजन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, डिवीजन। एंड इसके बाद 5z में अगेन क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। आप पूरा लिख लेंगे इसको, मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। यानी बेटा अब आपने क्या पढ़े थे, अभी तक आपने एक्सप्रेशंस को पढ़ा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसके अंदर हम एक्सप्रेशन को बनाना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 7 एडिड टू p। क्या है, 7 एडिड टू p, यानी 7 में 7 एडिड टू p, यानी p में 7 को जोड़ना। तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, p+7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p+7। देखते हैं चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में है 7 एडिड टू p। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं p+7, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 7 को किस में ऐड करा जा रहा है, p में ऐड करा जा रहा है। तो इसका क्या होगा, p+7। ठीक है, क्लियर। एक पार्ट और देखते हैं हम इसका, बी पार्ट। बी पार्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया किसमें से, p में से। फ्रॉम वाले केस में हमेशा ध्यान रखा करो, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी p-7। ठीक है। सी पार्ट, p इज मल्टीप्लाई बाई 7। सी पार्ट में क्या है, p को मल्टीप्लाई किया गया 7 से, यानी p मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये क्या आ जाएगा, 7 की p मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7p आ जाएगा। ठीक है। p7 नहीं लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमारी कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है, देन वेरिएबल लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। एक डिवीजन कोड देख लीजिए, डी पार्ट है p डिवाइडेड बाई 7। तो डी पार्ट में क्या आ जाएगा, p को किससे डिवाइड किया गया है, 7 से। तो p डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या बताना है, एक्सप्रेशंस को बताना है। जैसे पहला एक्सप्रेशन है कि 11 इज एडिड टू 2m।
ठीक है, ठीक है। 11 इज एडेड टू 2m, तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, यानी 11 को किसमें ऐड किया गया है, 2m में ऐड किया गया है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2m प्लस 11, क्या बनेगा, 2m प्लस 11 बनेगा इसका। ठीक है, अगला पार्ट है 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो 11 को किसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है, 2m में से। ठीक है, तो 2m माइनस 11, बहुत इजी है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको। अगला है सी, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, 5 टाइम्स ऑफ y टू विच 3 इज एडेड। ठीक है, यानी 5 टाइम्स, बेटा जब भी टाइम्स की बात की जाती है तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 टाइम्स ऑफ y दैट इज 5y, 5 टाइम्स ऑफ y क्या हो गया, 5y, इसमें क्या ऐड किया गया है, 3 को ऐड किया गया है, एडेड टू 3, तो क्या बन जाएगा, 5y प्लस 3। ऐसे ही d क्या है, 5 टाइम्स ऑफ y विच इज 3 सब्ट्रैक्टेड, तो बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी 5y माइनस 3 आ जाएगा, यानी 5 टाइम्स ऑफ y सब्ट्रैक्टेड 3। ठीक है, एक पार्ट और देख लीजिए, y इज मल्टीप्लाइड बाई -8। अब माइनस वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए कि y की मल्टीप्लाई किसमें की जा रही है, -8 में, तो y मल्टीप्लाई बाई -8, तो मैंने पहले भी बताया था कि नंबर जो है वो पहले आता है और वेरिएबल क्या आता है, बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा, ये लिख जाएगा -8y। क्लियर, अब इसके बाकी के पार्ट बेटा आप खुद ट्राई करेंगे, एफ जी एंड एच। क्लियर, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 के अंदर दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट को मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में, ए पार्ट में, फ्रॉम एक्सप्रेसिंग यूजिंग टी एंड 4 डू नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। ठीक है, यानी इन्होंने ये कहा है कि हमें टी एंड 4 का यूज करके क्या बनाने हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में किसका यूज करना है, टी एंड 4 का यूज करना है, और इनको किस तरीके से हमें एक्सप्रेशन बनाने हैं, इसके अंदर हमें यूज करना है किसका, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का एंड डिवाइड का, इन चारों ऑपरेशन का हमें यूज करके एक्सप्रेशन बनाने हैं। और ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि एक से ज्यादा एक चीज नहीं आनी चाहिए, और ना ही ऑपरेशन एक से ज्यादा इसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए, t+4 बना सकते हैं, t-4 बना सकते हैं, या 4 - t भी तो बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इसके अलावा हम t×4 बना सकते हैं। क्लियर, या हम क्या बना सकते हैं, 4/t कर सकते हैं, या t/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आप कहेंगे कि हम 4 × क्यों नहीं करा हमने, तो बेटा 4 × का मतलब भी वही होगा जो t×4 का मतलब होता है, क्योंकि a×b = b×a होता है। इसी तरीके से a+b = b+a होता है, तो इन दोनों, इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज भी करना चाहें तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो अलग एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा। इट मीन अगर हम 4+3 भी लिखते हैं तो 4+3 = t+4। ठीक, तो इसके अंदर, इसलिए एडिशन के अंदर हमेशा एक ही ये बनेगा। हम माइनस में अलग बना सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी, ऐसे ही डिवाइड में अलग बना सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको y 2 और 7 का यूज करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने हैं, और किसका यूज करना है, इन्हीं ऑपरेशंस का क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, समझे सही बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.4 पे।
11.4 है हमारी, कुछ एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, ठीक है, जिसको हम करेंगे। तो 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सविता इक्वल टू वाई ईयर्स। हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली सविता की, वाई ईयर्स मान ली फर्स्ट पार्ट में। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ 5 years फ्रॉम नाउ। बेटा इसका मतलब क्या है, फ्रॉम नाउ का मतलब कि अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो अब उसकी एज कितनी है सविता की, 5 years। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो जब भी हम बाद की बात करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इसकी एज हो जाएगी y + 5 years। क्यों होगी, एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एज मानो 10 years है, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो आप उसमें क्या करेंगे, 5 ऐड तो करेंगे, यानी तभी तो आपकी 15 निकलेगी। तो इसी तरीके से हमने उसकी अब से 5 साल बाद की एज निकालने के लिए क्या करा, उसमें 5 प्लस करा, ठीक है, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड वाला पार्ट में है बेटा कि व्हाट वाज हर एज 3 years फ्रॉम बैक, यानी अब से 3 साल पहले उसकी क्या एज थी। तो 3 साल पहले की बात चल लिया, तो मैंने अभी बताया कि पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, और बाद के लिए क्या करेंगे हम, प्लस। तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, y - 3 years। कितनी होगी, y - 3 years होगी, ठीक है। Sarita's grandfather is 6 times her age. What is the age of grandfather? यानी सरिता के जो फादर है वो 6 टाइम्स है उसकी एज के, ठीक है। तो 6 टाइम्स किसकी एज के हैं, इसकी एज के। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, तो देखिए ग्रैंडफादर की एज हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी जो सरिता की एज थी उसमें हम क्या कर देंगे, 6 टाइम्स कर देंगे, और सरिता की एज कितनी है, 22। तो the age of grand age of grandfather equal to 6y years, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 6y years हो जाएगी, यानी ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, 6y years हो गई। इसी तरीके से ग्रैंड मदर की एज निकालनी है। ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन द ग्रैंडफादर, यानी जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो 2 साल क्या है, छोटी है किससे, ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर की हमने एज कितनी निकाली, अभी हमने 6y, तो वो 2 साल उससे छोटी है, तो उसकी उनकी एज कितनी आ जाएगी, 6y - 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6y - 2, ठीक है, क्लियर। इसको आप खुद करेंगे, मैंने बता दिया आपको। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, सरिता's father is 15, सरिता's father age is 5 years more than the 3 times of सरिता's age, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूं, चलिए मैं फोर्थ वाला पार्ट ही कर ही देता हूं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या आएगी, एज ऑफ ग्रैंड मदर कितनी हो जाएगी, ग्रैंड मदर की एज ऑफ ग्रैंड मदर इक्वल टू ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, 6y, और 6y से वो क्या है, 2 साल छोटी है, तो कितनी हो जाएगी, 6y - 2 ईयर, ठीक है जी, इतनी हो जाएगी, क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट और देख लीजिए इसका। देखिए फिफ्थ पार्ट, सरिता के जो फादर है, सरिता के फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स से 5 क्या है, ज्यादा है,
ठीक है, तो सरिता की एज कितनी थी, वाई थी। तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ सरिता फादर कितनी होगी, सरिता के फादर की एज? देखिए सरिता की एज कितनी थी, वाई थी। तो पहले हम करेंगे उसका 3 टाइम्स, क्योंकि वो 3 गुना है, 3 गुना से क्या है, वो 5 ज्यादा है। तो सबसे पहले करेंगे हम उसका 3 गुना सरिता की एज का, और उससे भी क्या है, वो 5 ज्यादा है। तो सरिता के फादर की एज कितनी होगी, 3y + 5 ईयर्स। समझे, कितनी हो गई, 3y + 5 ईयर्स हो गई। क्लियर? चलिए अब इसके बाद बेटा देखिए, इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, एक मैं और बताता हूं। बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रिथ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रिथ, बी मीटर। यानी लेंथ पूछा है, अगर इन्होंने बी को क्या, ब्रेथ को क्या लेट करा है, बी लेट करा है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हमने माना, बी मीटर माना। तो हमें क्या बतानी है, उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, इन्होंने कहा है कि जो उसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, वो ब्रेथ की 3 टाइम्स से क्या है, 4 कम है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन्होंने कहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ का 3 टाइम्स क्या हुआ, 3b, और इसमें से क्या है, लेंथ 4 कम है, तो इतने मीटर क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, यानी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, वो कितनी होगी, 3b - 4। कैसे कि वो ब्रेथ की 3 टाइम्स से 4 कम है। यानी अगर हम ब्रेथ को अपने b ऐड करा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 3b - 4। ठीक है, यानी 3 टाइम्स इसका करेंगे और उसमें से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझे?